So, a very good day. Now we are starting with part 2 of Fikra. To be very frank, सुबह से कंटिन्यूसली पामला आर्बिट्रेशन फिक्रा देन योर फेमा जिसका भी आगे के पार्ट्स अभी अपलोड नहीं हुए उसको भी क्वेश्चन के थ्रू करना। आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट ताकि जो लोग ऐसा है ना कि एक सब्जेक्ट कर रहे हैं या किसी रीज़न से बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो तो एटलीस्ट एक तो कर लो। सो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, please share this thing to each one of your friend. I assure overall law, whether it is economic, whether your SEBI, LODR, whether your company law, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि पूरे के पूरे चैप्टर्स आपके ऑडियो फॉर्म में लर्निंग सीरीज़ हो. सो इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी वन, क्योंकि जहाँ मेजर चीज़ें हैं मैं क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रही हूँ. सो जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, ट्राई टू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. चलो स्टार्ट करते हैं फेरा से. अब ये जो फेरा का सेकेंड पार्ट है, हमने अब तक क्या किया, हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसमें सबसे पहले हम देख रहे थे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल 2011. इसमें एक छोटा सा पार्ट छूट गया था कि ये एक्सटेंड कहाँ तक होता है. एक्सटेंड मतलब ये एप्लीकेबल कहाँ तक होता है. तो ऑब्वियसली होल ऑफ इंडिया, दिस एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. ये पूरा एक्ट ओवरऑल इंडिया में लगेगा. यस, ये पूरा एक्ट ओवरऑल इंडिया में लगेगा. एज वेल एज सिर्फ इंडिया में नहीं, सिटीजन ऑफ द फॉरेन एज वेल एज इंडिया में लगेगा. और इंडिया के साथ ये जो एक्ट है हमारा, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये कहाँ लगेगा, फॉरेन इंडियन सिटीजन्स जो फॉरेन में हैं उन पे. तो जो इंडियन सिटीजन हमारे हैं जो कहाँ पे हैं, फॉरेन में हैं, तो उन पे भी ये एक्ट क्या होता है, इक्वली एप्लीकेबल होता है. देन थर्ड, अगर कोई भी क्या है एसोसिएशन ब्रांच सब्सिडरी, कोई भी एसोसिएशन ब्रांच सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया ऑफ अ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में है, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड कहाँ है, इंडिया में है. तो अगर ये ऐसी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, इफ़ इट इज़ हैविंग अ ब्रांच एसोसिएट और if it is having what, a branch, a associate और a subsidiary outside India, उस पर भी क्या होगा, ये इक्वली क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट, नथिंग अ स्मॉल पार्ट, दैट इज़ व्हाट एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंट ऑफ दी लॉ. तो यहाँ पे अब आते हैं हम. देखो सबसे पहले हमने कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, हमने कौन सा एक्ट है, रूल्स क्या है, उसका ईयर किया. देन हमने एक डेफिनेशन किसकी की थी, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, फॉरेन सोर्स, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की. फिर इसके बाद सेक्शन 3 किसका था, जिसने टोटली प्रोहिबिट करके रखा है कुछ पर्सन को कि भाई आपको तो बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना है. फिर क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 है. सेक्शन नंबर 4 किन सिचुएशन में सेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा. सेक्शन नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नेचर का डिक्लेयर किया जाएगा. सेक्शन 6 किस चीज़ के लिए है, तो सेक्शन नंबर 6 आपका है कि अगर आप क्या करते हैं, फॉरेन रिस्ट्रिक्शन है आपको कि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं लेना है. देन सेक्शन नंबर 7 आते हैं कि अगर आपको क्या है, सेक्शन नंबर 7 आपको कहता है कि अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफ़र नहीं करना है किसी और पर्सन को. इस पे क्वेश्चंस हैं. तो बोलते हैं कि अगर कोई भी पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड और हु हैज़ टेकन अ प्रायर अप्रूवल. देखो कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने से पहले या तो आपका रजिस्ट्रेशन है या फिर आपने प्रायर अप्रूवल लेके रखा है, आपको क्या हुआ है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, तो यू कैनॉट ट्रांसफ़र इट टू एनी अदर पर्सन. बोलते हैं देखो इन जनरली तो आप किसी और पर्सन को इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ट्रांसफ़र टू एनी अदर पर्सन. लेकिन हाँ, अगर आपको ट्रांसफ़र करना ही है तो आप किसको कर सकते हो, एक रजिस्टर्ड पर्सन को. जो दूसरा पर्सन क्या है, रजिस्टर्ड है या फिर जिसने प्रायर अप्रूवल लिया है, उसको आप क्या कर सकते हो, प्रोसीड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो. इसके अलावा किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करना है. फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, इसके बाद बोलते हैं सपोज़ करो लेकिन हमें क्या करना है, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र करना है.
सपोज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र करना है तो रूल नंबर 24 यहाँ पे क्या कहता है, रूल 24 फिक्रा का कहता है कि अगर आपको किसी ऐसे पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफ़र करना है, आपको क्या करना है, किसी ऐसे पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफ़र करना है जो रजिस्टर्ड नहीं है, द पर्सन हु हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन या फिर प्रायर परमिशन नहीं है, तो आप कितना ट्रांसफ़र कर सकते हो, ओनली 10%, नॉट एक्सीडिंग 10%, 10% ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम 10% किसका, टोटल वैल्यू, आपको जितना भी कंट्रीब्यूशन या तो रिसीव हुआ या डोनेशन व्हाटएवर जो भी टोटल वैल्यू है उसका 10% सिर्फ आप क्या कर सकते हो, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। एज वेल एज इस 10% के साथ भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लेनी होगी, आपको क्या लेना होगा, अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब फॉर्म में लेना होगा। तो बोलते हैं अगर अनरजिस्टर्ड को करना है 10%, नॉट मोर देन 10%, और इस 10% तक के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल है। और अगर एक रजिस्टर्ड को दे रहे हो तब कोई क्या नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे ये कौन सा है, रूल नंबर 24। तो रूल नंबर 24 ऑफ फिक्रा क्या देता है, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफरिंग द कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, या फिर अगर रजिस्टर्ड को भी कर रहे हो तो वो रजिस्टर्ड को भी करने में क्या है कि आप उनको कर लो, वो भी रूल नंबर 24 ही बोलता है, कर लो उनको। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड करते हो तो लिमिट भी कौन देता है, रूल नंबर 24 ही क्या देता है, लिमिट देता है। अब ये जो आप बता रहे हो ट्रांसफ़र करना है आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी भी पर्सन को, तो यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसफरर या रेसिपिएंट, ट्रांसफरर एज वेल एज रेसिपिएंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्रॉपर यूटिलाइज करना है, यू हैव टू यूटिलाइज इन अ प्रॉपर वे। तो ट्रांसफरर एज वेल एज रेसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो उन्हें ट्रांसफ़र किया गया है। और ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफ़र हुआ है ये लोग अपना FC6 में, फॉर्म नंबर FC6 में क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे क्लियरली फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और ट्रांसफरर को भी बताना होगा कि मैंने इतना ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफरी भी, और साथ में रेसिपिएंट भी बताएगा कि इतना मुझे मिला है। तो फॉर्म नंबर FC6 में दोनों को ही रिटर्न क्या करने होंगे, सबमिट करने होंगे। तो दिस कंप्लीट योर रूल नंबर 24। सेक्शन 7 प्रोहिबिट करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को, तो बोलते हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते, अगर रजिस्टर्ड को करना है करो, ये भी रूल 24 बोलता है। और अगर अनरजिस्टर्ड को कर रहे हो तो 10% से ज़्यादा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी, और दोनों ट्रांसफ़र और रेसिपिएंट को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है और बताना होगा FC6 में कि कितना कंट्रीब्यूशन उन्होंने रिसीव किया है। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 8, सेक्शन 8 रेस्ट्रिक्शन देता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट इन द सेंस मेरा ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते से ही समझ में आएगा, अच्छा ये वाले टॉपिक का आपको ये सेक्शन का क्वेश्चन पूछ के रखा है। तो सेक्शन 8 बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं यूज़ करना है। तो हर एक पर्सन जो रजिस्टर्ड है, जिसे रजिस्ट्रेशन मिल चुका है या फिर प्रायर परमिशन जिसने ली है और जिसने एक्सेप्ट किया है, क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है, तो सबसे पहली चीज़ उससे फॉरेन कंट्रीब्यूशन को प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है। मतलब वो स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए इसे यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। स्पेक्युलेटिव पर्पस का मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें इन्वेस्टमेंट में क्या है, इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट डेप्रिशिएट होता है फ्रॉम द ओरिजिनल। तो ओरिजिनल लेवल से क्या होता है, अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है। म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो, चिट्स में कर रहे हो, तो चिट फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सब क्या है, ये सब आपके स्पेक्युलेटिव ही हैं। लेकिन हाँ, डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो डेट इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो डेट इन्वेस्टमेंट आपके स्पेक्युलेटिव नहीं होते। मतलब कहीं डिबेंचर खरीद लिया आपने किसी की, तो यार उतना ही पैसा मिलेगा, उसमें अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होता। तो डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो बोलता है कि अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है तो स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए यूज़ मत करना। फिर दूसरा क्या बोलता है कि डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्पेक्युलेटिव नहीं है। फिर बोलता है चलो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ करना ही है ना,
तो आप कितना यूज़ कर सकते हो, 20% कर सकते हो। कितना यूज़ कर सकते हो, 20%। मैम इससे ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर सकते, यूज़ कर सकते हो। यहाँ प्रोहिबिट नहीं लिखा है, या रेस्ट्रिक्शन लिखा है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो यहाँ पे अगर 20% से ज़्यादा आपको यूज़ करना है, जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको मिला उससे 20% से ज़्यादा अगर आपको यूज़ करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अगेन क्या लेनी पड़ेगी, आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना होगा अगर मोर देन 20% आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए लगा रहे हो तो। अब क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं माना जाएगा? देखो इन जनरल तो हम जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या है, लीगल चार्जेस हो गए आपके, या फिर आप ले लो कि मेंटेनेंस, व्हीकल मेंटेनेंस का चार्जेस ले लो, या फिर अकाउंटिंग चार्जेस, मतलब कोई भी छोटे मोटे कंज्यूमेबल से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, सैलरी, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है। लेकिन बोलते हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस नहीं है? अगर आप क्या कर रहे हो, आपको मिल रही है सैलरी, आपको क्या मिल रही है, सैलरी, रेम्यूनरेशन, आप कहाँ पे एंगेज हो, इन द ट्रेनिंग, कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ फील्ड डेटा। एक रिसर्च या ट्रेनिंग एसोसिएशन है, रिटर्न या ट्रेनिंग एसोसिएशन है, वहाँ पे आप क्या करते हो, डेटा का एनालिसिस, डेटा का कलेक्शन, या फिर क्या करते हो, ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो। ऐसा कोई पर्सन जो ट्रेनिंग या फिर डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस में इन्वॉल्व है, कहाँ पे, रिसर्च या ट्रेनिंग एसोसिएशन में, उन्हें सैलरी दी जा रही है। तो रिसर्च एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन में अगर सैलरी दी जाती है फॉर डेटा कलेक्शन या फिर ट्रेनिंग के लिए या फिर एनालिसिस ऑफ द फील्ड डेटा, तो ये एक्सेप्शन है, इसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं करेंगे। या फिर वेलफेयर एसोसिएशन, वेलफेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्कूल टीचर को देता है, हॉस्पिटल वेलफेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके क्या है, एक ही ऑब्जेक्टिव है ना, काम ही यही है। तो हॉस्पिटल हो गए, हॉस्पिटल डॉक्टर को देता है, तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं कंसिडर होते, इसे भी क्या नहीं कहते हम, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं कहते। तो ये क्या है आपका, ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में नहीं लगाओगे और इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं कहा जाएगा। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 9 पे, बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, किसी को भी प्रोहिबिट कर सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने से। कोई भी ऐसा केस है सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा रही है तो सोवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी पे खतरा है, ये तो फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप पे खतरा है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस कर रहा है, तो कोई भी केस ऐसा जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस सिचुएशन में ना भैया बिल्कुल भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है किसी को भी। एक जनरल सा सेक्शन था। देन कमिंग टू सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 किस चीज़ का है, पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट। अगर आपको करेंसी रिसीव होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या की, इंक्वायरी वगैरह की कि कोई भी पर्सन है उसकी कस्टडी में क्या है, कोई आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी है, चाहे अब वो क्या हो, करेंसी इंडियन करेंसी हो या फॉरेन करेंसी हो, जिसे उसने कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग रिसीव किया है। तो अगर कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया है, करेंसी रिसीव करी है, उसको आप क्या नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते। तो बोलता है कि इन ऑर्डर प्रोहिबिट करेगा ऐसे पर्सन को, यू कैन नॉट डिलीवर, यू कैन नॉट ट्रांसफ़र और अदरवाइज डील इन सच करेंसी। आप क्या नहीं कर सकते, डील नहीं कर सकते हो। दिस कंप्लीट चैप्टर नंबर 2। फ़िक्रा नहीं बोल रहे हो, चैप्टर नंबर 2, क्योंकि फ़िक्रा अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो ये हमारा सेक्शन 3 से लेके सेक्शन नंबर 10 कवर अप हुआ। अब जाते हैं हम रजिस्ट्रेशन पे। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, अगर सेक्शन नंबर हम कर रहे थे कौन सा, सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 में हमने क्या देखा था, सेक्शन नंबर 7 में कि अगर हमें क्या करना है, हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करके किसी और पर्सन को देना चाहते, तो इन्होंने कहा था ना रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन क्या है, तो बोलते हैं यहाँ पे अब जो आपका सेक्शन 11 से सेक्शन 16 स्टार्ट होगा, सेक्शन 11 टू सेक्शन 16 स्टार्ट होगा, वो रजिस्ट्रेशन के लिए ही है। तो यहाँ पे बोलते हैं सेक्शन 11 से सेक्शन 16 तक रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बोलते हैं कि सबसे पहले अगर या तो आप रजिस्ट्रेशन ही ले लो कि भाई हम तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करते रहेंगे, तो एक बार में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ले लो।
या फिर ज़्यादा कोई ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं होता, आपको बस फर्स्ट टाइम का है, 2-3 बार का ऐसा कुछ है, तो अप्रूवल लेते जाओ। तो या तो आप प्रायर परमिशन ले सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, प्रायर परमिशन ले सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। या तो रजिस्ट्रेशन ले लो, या तो क्या कर लो, प्रायर अप्रूवल, प्रायर परमिशन आप ले सकते हो। तो बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होगा, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो कोई भी पर्सन अगर वो क्या करना चाहता है, रिसीव करना चाहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तब तक रिसीव नहीं कर सकता है जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो। एक बार अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है तो वो 5 ईयर्स तक के लिए वैलिड रहता है। जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन मिला, वो रजिस्ट्रेशन कितने ईयर्स तक के लिए वैलिड है, 5 ईयर्स के लिए। अब 2 फॉर्म है, FC3A भी फॉर्म है, FC3B भी फॉर्म है। FC3A फॉर्म भी है, FC3B भी फॉर्म है। अब ये FC3A फॉर्म बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो FC3A फॉर्म दो, और अगर प्रायर अप्रूवल चाहिए, सिर्फ परमिशन चाहिए, तो FC3B फॉर्म दो। FC3A FC3B के बाद गवर्नमेंट को जो भी इंक्वायरी वगैरह करनी होगी, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बोले हैं, तो जैसे आधार कार्ड वगैरह, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। फिर गवर्नमेंट वेरिफिकेशन करेगी, इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी वगैरह करने के बाद आपको क्या दे सकती है, या तो रजिस्ट्रेशन, और अगर आपने प्रायर अप्रूवल की बात की है तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रायर अप्रूवल मिल जाएगा। मैम क्या प्राइवेट कंपनी है, फर्म है, इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा? बिल्कुल। मैम क्या कोई इंडिविजुअल है या HUF है, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा? बिल्कुल। मैम कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है? हाँ भाई हाँ, सबको रजिस्ट्रेशन लेना है। फिक्रा में जो भी क्या है, पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, हर एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन या प्रायर अप्रूवल लेना ही होता है। कोई भी पर्सन, इंडिया का पर्सन मतलब इंडिविजुअल से नहीं होता है, पर्सन मतलब चाहे HUF, चाहे पार्टनरशिप फर्म, चाहे AOP, चाहे BOI, मतलब कोई भी पर्सन है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 12। सेक्शन 12 आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा तो नहीं है, बट हाँ, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जब भी गवर्नमेंट को क्या देना होता है, रजिस्ट्रेशन देना होता है, तो गवर्नमेंट क्या चीज़ें चेक करती है। तो जब भी क्या होता है, गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन देना होता है, तो रजिस्ट्रेशन देते वक्त गवर्नमेंट क्या चीज़ों को चेक करता है, तो सेक्शन नंबर 12 सबसे पहले गवर्नमेंट यहाँ पे ना 3 स्टेप में चीज़ें चेक करती है। 3 हर्डल्स बोल सकते हैं, 3 आप बोल सकते हैं कि लेवल है, 3 लेवल पे गवर्नमेंट चेकिंग करती है। और अगर वो पर्सन तीनों लेवल पे क्या होता है, क्लियर होता है, इसको मैं अगर आपको याद दिलाऊं, CPT, इंटर और फाइनल, तीनों लेवल पे अगर आप क्लियर हुए तब जाके हम बनते हैं चार्टेड अकाउंटेंट। तो यहाँ पे भी वैसा है, तीनों हर्डल्स आपके अगर पार होते हैं तभी रजिस्ट्रेशन या प्रायर अप्रूवल मिलता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट चेक कर रही है कि जिस पर्सन ने एप्लीकेशन दी है, सेक्शन नंबर 12, जिसमें गवर्नमेंट चेक कर रही है कि जिस पर्सन ने एप्लीकेशन दी है, कहीं वो पर्सन बेनामी तो नहीं है, फिक्टिशियस तो नहीं है, कहीं वो पर्सन फिक्टिशियस या बेनामी तो नहीं है जिसने एप्लीकेशन दी है। फिर दूसरा, कहीं वो पर्सन प्रोसिक्यूटेड या कन्विक्टेड तो नहीं है। 2 पॉइंट सिर्फ प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड के ऊपर ही हैं कि हैज़ नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड फॉर इंडल्जिंग इन एक्टिविटी दैट इज एम्ड एट कन्वर्जन आइदर फोर्सफुली और डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम वन रिलीजियस फेथ टू अनदर। कहीं सामने वाला प्रोसिक्यूटेड कन्विक्टेड तो नहीं है, कहीं सामने वाला प्रोसिक्यूटेड तो नहीं है, कन्विक्टेड तो नहीं है। किस चीज़ के लिए प्रोसिक्यूटेड कन्विक्टेड नहीं है? फॉर इंडल्जिंग इन एन एक्टिविटी। फॉर व्हाट? इंडल्जिंग इन एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहा है? दैट इज कन्वर्जन। इंडल्जिंग इन एक्टिविटी दैट इज व्हाट? कन्वर्जन। अब कन्वर्जन कैसे कर रहे हो? चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोर्सफुली आप कन्वर्ट करा रहे हो, एक रिलीजियस फेथ से दूसरे रिलीजियस फेथ के हिसाब से आप कन्वर्जन कराते हो। या फिर हैज़ नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड फॉर क्रिएटिंग कम्युनल टेंशन। सामने वाला ऐसा तो नहीं कोई कम्युनल टेंशन या डिसहार्मनी क्रिएट करता है इन अ स्पेसिफिक एरिया या अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। डिसहार्मनी के लिए प्रोसिक्यूटेड कन्विक्टेड तो नहीं है, कम्युनल टेंशन के लिए प्रोसिक्यूटेड कन्विक्टेड तो नहीं है,
प्रोसिक्यूटेड, कन्विक्टेड, कन्वर्जन के लिए तो नहीं है। कौन सा कन्वर्जन? कन्वर्जन चाहे फोर्सफुली करे, अदरवाइज करे, डायरेक्टली करे, इनडायरेक्टली करे, फ्रॉम वन रिलीजियन फेथ टू अनदर, फ्रॉम वन रिलीजियस फेथ टू अनदर। फिर इसके बाद बोलते हैं खुद के पर्सनल गेन के लिए पैसा तो नहीं यूज़ कर रहे, तो यहाँ पे मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड तो नहीं होता, या पर्सनल गेन के लिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है पर्सनल गेन के लिए, अनडिजायर्ड पर्पस के लिए डाइवर्ट या यूज़ तो नहीं किया जा सकता। 2 पॉइंट हो गई है। ही इज़ नॉट फाउंड गिल्टी, गिल्टी तो नहीं है मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का, या फिर नॉट लाइकली टू यूज़ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर पर्सनल पर्पस और अनडिज़ायरेबल पर्पस, ये हो गया। तो पहला बेनामी नहीं होना चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, प्रोसिक्यूटेड कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए फॉर इंडल्जिंग इन एक्टिविटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू द कन्वर्जन, वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कौन सा, फ्रॉम वन रिलीजियस फेथ टू अनदर। देन प्रोसिक्यूटेड कन्विक्टेड फॉर क्रिएटिंग व्हाट, कम्युनल टेंशन और डिसहार्मोनी, communal tension or disharmony in specified district or any other part of the country. Then not found guilty, it is what, not found guilty, guilty तो नहीं है किस चीज़ के लिए, मिसयूटिलाइजेशन ऑफ फंड के लिए, या फिर नॉट लाइकली टू यूज़ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर पर्सनल गेन, खुद के लिए तो यूज़ नहीं कर रहा, या अनडिज़ायरेबल पर्पस के लिए। फिर उसके बाद नॉट कॉन्ट्रावेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट और नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सामने वाले को फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए तो प्रोहिबिट नहीं करा था, या फिर ही हैज़ नॉट कंट्रावेन टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट, एक्ट के प्रोविजंस कंट्रावेन तो नहीं किए। फिर अगर ये पर्सन इंडिविजुअल है या फिर ये पर्सन अदर देन इंडिविजुअल है, 2 पॉइंट्स में साथ साथ में ग्रुपिंग कर करके बता रही हूँ, अगर ये पर्सन इंडिविजुअल है या फिर ये पर्सन अदर देन इंडिविजुअल है, तो इसके डायरेक्टर, इसके ऑफिसर्स, इसके डायरेक्टर्स जो हैं, इसके जो भी ऑफिसर्स हैं, ऑफिस बियरर्स हैं, कोई भी किसी का भी कोई भी प्रोसिक्यूशन फॉरेन ऑफिस पेंडिंग तो नहीं चल रहा, तो हैव नाइदर बिन कन्विक्टेड, या तो कभी कन्विक्ट हुए ही नहीं और कोई प्रोसिक्यूशन पेंडिंग तो नहीं चल रहा है, इनका कोई प्रोसिक्यूशन क्या नहीं चल रहा है, पेंडिंग तो नहीं चल रहा है। तो पर्सन बीइंग इंडिविजुअल, सच इंडिविजुअल हैज़ नाइदर, person being an individual, such individual has neither been convicted under any law, for the time being in force, or nor any prosecution for any offence, और नॉर प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस हैव बिन पेंडिंग, ना तो कन्विक्ट हुए ना ही प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है। तो इंडिविजुअल के लिए भी यही लिखना है, और अदर देन इंडिविजुअल जिसके डायरेक्टर ऑफिसर कभी कन्विक्ट नहीं किए, ना प्रोसिक्यूशन पेंडिंग चल रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं वो कि ये एक लेवल चेक हुआ, दिस इज़ जस्ट 1 लेवल जो हमने चेक किया। अब दूसरे लेवल पे हम चेक करेंगे कि ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एसोसिएशन या पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कहीं ये सोवर्जिनिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक इंटरेस्ट या फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, इनको अफेक्ट तो नहीं करता। तो कहीं सोवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, पब्लिक इंटरेस्ट या फिर फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, इसे अफेक्ट तो नहीं करता। फिर थर्ड लेवल पे चेक करेंगे कि ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट हुआ है, कहीं फिजिकल सेफ्टी ऑफ द पीपल, लोगों की लाइफ या फिजिकल सेफ्टी को अफेक्ट तो नहीं करेगा। शेल नॉट एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन की फिजिकल सेफ्टी और लाइफ को क्या नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एंड शैल नॉट लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस के लिए इंडिकेशन तो नहीं है, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस तो नहीं करेगा। अगर ये सारे फेजेस क्रॉस हो जाते हैं, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस भी नहीं है, एंडेंजर भी नहीं है किसी की लाइफ को, फिजिकल सिक्योरिटी को, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 90 डेज फ्रॉम, कहाँ से 90 डेज, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द 90 डेज, जैसे आपने एप्लीकेशन की 90 डेज़ के अंदर आपको क्या दे देगी, एप्लीकेशन से 90 डेज़ के अंदर सर्टिफिकेट या प्रायर परमिशन दे देंगे। रिजेक्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रिजेक्ट करना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिजेक्ट कर सकती है, बट रीज़न इन राइटिंग भी देना होगा। रिजेक्शन है तो रिजेक्शन का क्या देना पड़ेगा, रीज़न इन राइटिंग भी देना पड़ेगा।
फिर इसके बाद क्या बोलते हैं कि जब भी कोई पर्सन क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन लेगा, जब भी कोई पर्सन क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन लेगा, तो उसको अपना एक फ़िक्रा अकाउंट अलग से ओपन करवाना होगा और इसी अकाउंट में फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। इसी अकाउंट में क्या होना चाहिए, फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। इसके अलावा किसी और अकाउंट में फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं आ सकता है। यूटिलाइज़ किसी और अकाउंट से करो चलेगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर इस अकाउंट में आ गया, फ़िक्रा अकाउंट, और ये फ़िक्रा अकाउंट भी एसबीआई का ही होना चाहिए, एसबीआई न्यू दिल्ली का ही अकाउंट होना चाहिए। ये अभी आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट में ये दिया है कि आपको फ़िक्रा अकाउंट ओपन करवाना होगा, जिसको डेजिग्नेटेड अकाउंट भी बोला जाता है, जो एसबीआई की न्यू दिल्ली में होगा। सारा की सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसी अकाउंट से रिसीव होगा, ताकि हमें लाइनिंग पता चल पाए कि ये आया हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक ही जगह पे। फिर यूटिलाइज़ करना है तो वहाँ पे उस अकाउंट से निकाल के किसी भी अकाउंट में डालो, 4 अकाउंट में डालो, 6 अकाउंट में डालो, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन रिसीव इसी अकाउंट में होना चाहिए। और इस अकाउंट में फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अलावा कोई और पैसा रिसीव भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा रिसीव होगा, एंड एज वेल एज रिसीव भी इसी अकाउंट में होगा। उसके बाद यूटिलाइजेशन आप कैसे भी करो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप 2 अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो या 4 अकाउंट में, आते हुए हमें दिखना चाहिए। ये आगे अलग सेक्शन में है, लेकिन ये इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसमें मैंने साथ में ही बताया। फिर इसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 13, सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि सामने वाला का क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले चेक करना होगा, एकदम से तो नहीं कर सकते कैंसिल। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी उसका सस्पेंड कर दिया सर्टिफिकेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ टाइम के लिए क्या कर सकती है, या तो बड़ा कोई ऑफेंस नहीं, कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे सस्पेंड भी कर सकती है आपके सर्टिफिकेट को। कितना सस्पेंशन होगा, तो 180 डेज़ तक का क्या हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है। और इस सस्पेंशन में आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव ही नहीं कर सकते, 180 डेज़ तक का सस्पेंशन होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते, और जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है उसे यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप परमिशन ले सकते हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके इस सस्पेंशन पीरियड में भी क्या कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है तो कुछ कंट्रीब्यूशन जो वो परमिट करेगी, या जिस पर्सन से कंट्रीब्यूशन रिसीव करना परमिट करेगी, उतना आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। देन इसके बाद आता है इसी में हमारा रूल नंबर 14। अब यहाँ पर रूल नंबर 14 क्या बोलता है, यहाँ रूल नंबर 14 बोलता है कि सपोज मैम सस्पेंशन हो गया, अब सस्पेंशन होने के बाद आप तो बोल रहे हो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, तो रूल यहाँ पे 14 कहता है कि यूटिलाइज़ कर पाओगे अगर आप एक रजिस्टर्ड एंटिटी हो, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है, तो 25% आप यूटिलाइज़ कर लो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट का, बाकी का 65% एक बार जब आपका क्या होगा, रेवोकेशन हो जाएगा सस्पेंशन का, तब आप यूटिलाइज़ करना, उससे पहले यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हो। देन सेक्शन नंबर 14 आता है। सेक्शन नंबर 14 है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सिर्फ यहाँ पे 5 ग्राउंड दिए हैं, इन्हीं 5 ग्राउंड के बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल होता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 5 ग्राउंड पे कैंसिल होता है। पहले आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट की है, आपने फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन लेते वक्त दी है, रजिस्ट्रेशन लेते वक्त फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी, या फिर दूसरी चीज़ आपने वॉयलेट किए हैं टर्म्स एंड कंडीशन, जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको रजिस्ट्रेशन दिया आप वही वॉयलेट कर दिए, या फिर एक्ट और रूल के प्रोविजंस को वॉयलेट करते हैं। रजिस्ट्रेशन लेते वक्त इनकरेक्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या फिर जिन कंडीशंस पे टर्म्स पे आपको रजिस्ट्रेशन दिया है आप उसको वॉयलेट कर रहे हो, या फिर क्या बोल रहे हैं कि प्रोविजन ऑफ द एक्ट को वॉयलेट कर रहे हो, या फिर रीजनेबल एक्टिविटी में एंगेज्ड ही नहीं हो लास्ट 2 ईयर से, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हो चुके हैं, आप क्या हो सर्टिफिकेट होल्डर, और सर्टिफिकेट होल्डर होने के बाद भी कोई रीजनेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, ऐसा 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक हो रहा है, या फिर आप डिफंक्ट हो चुके हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए तो होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट लगता है, या फिर आपने 2 साल हो गए किसी रीजनेबल एक्टिविटी में नहीं हो और डिफंक्ट हो चुके हो, या फिर आप क्या हो प्रोविजन ऑफ द एक्ट वॉयलेट करते हो, या फिर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉयलेट करते हो, या फॉल्स क्या दे रहे हो इन्फॉर्मेशन, या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हो, तो इन केसेस में क्या कहा जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा।
तो यहाँ पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड आता है। कितने ईयर्स? 3 इयर्स। अब एक क्वेश्चन है कि एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, सामने वाले पर्सन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2.5 ईयर में ही एप्लीकेशन कर दी कि प्लीज़ हमको क्या दे दो, नया रजिस्ट्रेशन दे दो, तो क्या यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन हमारा दे दो, क्या यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल सकता है? तो नहीं मिल सकता। कंपलसरी 3 इयर्स होने चाहिए। 3 इयर्स के बाद ही क्या हो सकता है? रजिस्ट्रेशन मिल सकता है वापस। 3 साल का ही कूलिंग पीरियड होगा, 2.5 साल 2 साल कुछ काम नहीं आएगा। फिर आते हैं हम 14A, दैट इज़ सरेंडर ऑफ द सर्टिफिकेट। अगर आपको लगता है क्या कि अभी आपको काम नहीं है अभी सर्टिफिकेट का, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कह के सरेंडर कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगा कि कहीं आपने कोई ऑफेंस तो नहीं किया है और आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद सेक्शन 15 आता है। सेक्शन 15 क्या बोलता है? अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल या सरेंडर होता है, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या है? कैंसिल हो रहा है या सरेंडर हो रहा है, तो जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो किसकी कस्टडी में जाएगा? तो जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन या असेट है जो आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन से ही लिया था, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कस्टडी में जाता है। तो इट वेस्ट इन द बैंकिंग अथॉरिटी कंसर्न टिल सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज द फर्दर नोटिस। एंड जो भी अथॉरिटी है जो इसकी क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है और वही आप क्या देखेगी? पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी पूरी एक्टिविटीज़ को मैनेज करेगी। लगता है कहीं कुछ पैसा कम पड़ रहा है, इनएडुकेट पड़ रहा है, तो जो एसेट्स आपने एक्वायर करके रखी उसको सेल आउट करके भी ये लोग क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं आपका अकाउंट। तो यहाँ पे लेकिन हाँ, बाद में अगर सपोज़ आपका कैंसिलेशन सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं होता या फिर रेवोकेशन होता है, तो सारा पैसा आपको जो भी कस्टडी में लिया था वो सब आपको वापस कर दिया जाएगा। तो या तो कस्टडी में इनके रहेगा, ये चाहे तो अथॉरिटी अपॉइंट कर सकते हैं। अथॉरिटी टू द बेस्ट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगी, और कहीं लगता है कहीं पैसा कम पड़ रहा है तो आपके एसेट को सेल आउट करके भी पूर्ति की जा सकती है। नाउ इम्पॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 16, सर्टिफिकेट का रिन्यूअल सर्टिफिकेट का। यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 5 साल के लिए वैलिड रहता है, तो अगर आपको रिन्यू कराना है तो जैसे ही 5 इयर्स एंड होने वाले हों उससे 6 महीने पहले ही आप रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दे दो। कितने महीने पहले? 6 मंथ पहले रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दे दो अलॉन्ग विथ 1500 फीस। FC 3C में रिन्यूअल के लिए आप क्या कर दो? 1500 रुपये भर के रिन्यू करवा लो 6 महीने पहले। जैसे ही 5 इयर्स ख़त्म होने वाले उससे पहले के 6 मंथ्स के अंदर ही आप क्या कर दो? एक्सपायरी हो उससे पहले 6 महीने के अंदर आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो रिन्यूअल के लिए। लेकिन अगर आप क्या नहीं कर पाते, सपोज 5 साल हो गए आप नहीं अप्लाई कर पाए, तो बोलते हैं अब 5 इयर्स होने के बाद विद इन अ ईयर भी अब आप क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो, लेट फाइलिंग कर सकते हो। लेकिन अब लेट फाइलिंग फ़ीस कितनी होगी? 5000। लेकिन लेट फाइलिंग फ़ीस कितनी होगी? 5000 की लेट फाइलिंग फ़ीस होगी। तो 5000 की लेट फाइलिंग फ़ीस के साथ एंड रीज़न के साथ कि क्यों भैया लेट क्यों हो गए रिन्यूअल के लिए, तो ये देना होगा और फिर आपको रजिस्ट्रेशन फिर से मिल जाएगा। लेकिन मैम 1 ईयर से भी लेट हो गए, तो 1 ईयर से लेट हो गए तब आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन ही लेना होगा। तो अगर आप टाइम से रिन्यू कराते हैं आइदर 6 मंथ के अंदर जो हमें टाइम दिया है 5 इयर्स एंड होने से पहले, या 5 इयर्स के बाद 1 ईयर के अंदर कराते हैं, तो वही 90 डेज़ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो फिर 90 डेज़ में आपको क्या कर देगी? रिन्यूअल, आपको सर्टिफिकेट का रिन्यूअल दे देगी। दिस कंप्लीट आर अनदर पार्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब जो चीज़ें बची बहुत छोटी सी है, अनदर 15 to 20 minutes एंड आवर चैप्टर विल बी ओवर। सो हेयर वी गो। तो अब यहाँ पे जो छोटे सेक्शन है, जिसमें से अभी ये जो मैं सेक्शन नंबर 17 बता रही हूँ, दैट इज़ शेड्यूल्ड बैंक। फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको हमेशा एक शेड्यूल्ड बैंक से ही मिलना चाहिए। जैसा मैंने बताया, फिक्रा अकाउंट ओपन करवाना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली को। यहाँ पे ही आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करेंगे, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के बाद फिर आप भले ही यूटिलाइज़ करने के लिए कितने भी अकाउंट्स में डालो, इसे फिर कितने भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिसीव इसी अकाउंट में होगा और इसी अकाउंट में
फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अलावा कोई और डिपॉजिट नहीं हो सकता है, सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही यहाँ पे आएगा। जैसे ही क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको क्या होगा, इस अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। जैसे ही क्या होगा, इस अकाउंट में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव होगा तो 48 आवर्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या चला जाता है, विद इन 48 आवर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या जाती है, इसकी रिपोर्ट जाती है जो बैंक देती है। तो बैंक रिपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को 48 आवर्स के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन जब क्या होता है, रिसीव होता है फिक्रा अकाउंट में या फिर यूटिलाइज भी हो रहा है फिक्रा अकाउंट से कुछ भी पैसा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इमीडिएटली क्या जाता है, 48 आवर्स के अंदर इंटीमेशन जाता है। सो आर यू गेटिंग कितना कंट्रोल है यहाँ पे। दिस इज योर नथिंग बट क्वेश्चन सेक्शन नंबर 13। फिर सेक्शन नंबर 13 के बाद क्या होता है, सेक्शन नंबर 13 ये सेक्शन नंबर 17 था आपका। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 18 इंटीमेशन के बारे में बोलता है कि हर एक पर्सन जो रजिस्टर्ड है या फिर जिसने प्रायर अप्रूवल लेके रखा है, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कॉपी ऑफ स्टेटमेंट सबमिट करना होगा। कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अबाउट ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन दैट हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, दैट हैज़ बीन व्हाट, ड्यूली रिसीव्ड। तो ये बोलते हैं कि हर एक पर्सन जो रजिस्टर्ड है या फिर जिसने प्रायर अप्रूवल लिया है, वो एक स्टेटमेंट देगा किसको, उसे एक कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट देना होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन के पर्टिकुलर्स के रिगार्डिंग कि उसे क्या मिला है, ही हैज़ रिसीव्ड द कंट्रीब्यूशन। उसके बाद ये ड्यूली सर्टिफाई करा होगा, ये स्टेटमेंट, ये सर्टिफाई करा हुआ होगा। स्टेटमेंट कौन सर्टिफाई करेगा, बैंक ऑफिसर या फिर ऑथोराइज पर्सन इन फॉरेन एक्सचेंज, ऑथोराइज पर्सन इन फॉरेन एक्सचेंज या बैंक ऑफिसर या ऑथोराइज पर्सन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इसको क्या करेंगे, सर्टिफाई करेंगे। और फिर ये जो है स्टेटमेंट जिसमें आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन की पूरी डिटेल दी होगी कि क्या सोर्स है, क्या अमाउंट है, किस मैनर में आया है, किस पर्पज़ के लिए आया है। तो मैप वर्ड याद रखो, मैप्स, M फॉर मैनर, A फॉर अमाउंट, P फॉर पर्पस, S फॉर सोर्स, ये सारी डिटेल आपको देनी होगी। इसे कौन से फॉर्म में देना है मैम, तो FC4 में देना है। FC4 में देना है विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 9 मंथ्स के अंदर आपको देना होता है और ये चीज़ें प्रिजर्व करके रखी जाएंगी। ये क्या होगा, प्रिजर्व करके रखेंगे कितने ईयर तक, 6 ईयर तक प्रिजर्व करना है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देना होगा। स्टेटमेंट में आपका रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट होगा, इस स्टेटमेंट में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। इवन फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये जो है, इवन जो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन भले आपका भी यूज़ नहीं हुआ हो, यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जब आप स्टेटमेंट दे रहे हो ना, तो स्टेटमेंट देते वक्त बैंक ऑफिसर या फिर ऑथोराइज पर्सन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ही क्या करेगा, ऑथोराइज करेगा। देन सेक्शन नंबर 19 अकाउंट मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए, तो बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रिसीव कर रहे हो उन सबका क्या होना चाहिए, अकाउंट मेंटेन होना चाहिए एज द, जो भी मैंने इन्होंने स्पेसिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग, नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन। ऑडिट होना चाहिए, यस, तो बोलते हैं ऑडिट करना होगा। मैम ऑडिट कौन करेगा यहाँ पे और कब होगा, तो 2 कंडीशंस हैं जब यहाँ पे ऑडिट करवाया जा सकता है। 2 कंडीशन है जब यहाँ पे ऑडिट करवाया जा सकता है। तो बोलते हैं एक रजिस्टर्ड पर्सन या फिर जिसने प्रायर अप्रूवल ली है, एक रजिस्टर्ड पर्सन या फिर पर्सन जिसने प्रायर अप्रूवल लिया है, तो उसका अकाउंट का क्या होगा, ऑडिट होगा। कब, अगर उसने ही फेल्स टू फर्निश इंटीमेशन फर्निश ही नहीं कर रहा है या फिर फॉल्स इंटीमेशन फर्निश की, इंटीमेशन फर्निश नहीं कर रहा है या फिर अकॉर्डेंस विद द लॉ इंटीमेशन फर्निश नहीं किए, इन अकॉर्डेंस विद लॉ इंटीमेशन फर्निश नहीं की या फिर इंटीमेशन फर्निश ही नहीं की है, या फिर इंस्पेक्शन किया, इंटीमेशन जो भी था उसका इंस्पेक्शन कर लिया है, भर दी, इंस्पेक्शन किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट को रीजनेबल कॉज लगता है कि नहीं भैया कॉन्ट्रावेंशन हुआ है या हुआ था, तो कॉन्ट्रावेंशन इज बीइंग या फिर हैज़ बीन, तब भी क्या बोलेंगे, ऑडिट करने को। ये सेक्शन याद रखना, या तो इंटीमेशन दी नहीं या फिर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं दी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्पेक्ट करके ये उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रावेंशन इज बीइंग या हैज़ बीन डन टू द प्रोविजन, तो जनरली स्पेशल ऑर्डर से वो किसको ऑर्डर करेगा, गेजेटेड ऑफिसर
होल्डिंग ग्रुप ए पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप ए पोस्ट होल्ड करता है वो ऑडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप ए पोस्ट वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप ए पोस्ट होल्ड करता है वो गेजेटेड ऑफिसर को ऑथराइज करेंगे जनरल स्पेशल ऑर्डर से कि क्या करा जाए, ऑडिट किया जाए। अब मैम ऑडिट के लिए कब जाएंगे, ये ऑब्वियसली बिफोर सनसेट आफ्टर सनराइज इन्हें जाना होगा। सो दिस वॉज रिलेटेड टू योर ऑडिट सेक्शन। ये क्या है आपका ऑडिट सेक्शन से रिलेटेड है। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, इसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 22, सिंपल सा है, डिस्पोजल ऑफ द एसेट दैट इज क्रिएटेड आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जो भी एसेट आपने क्रिएट की है उसको डिस्पोज कैसे करेंगे, तो बोलते हैं सबसे पहले इफ इन केस ऑल द एसेट्स ऑफ द पर्सन, उसको सबको डिस्पोज कर दिया जाएगा इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। और इसके रिस्पेक्ट में अगर कुछ भी लॉ अभी नहीं बना है कि किस तरह से इन एसेट्स को हम डिस्पोज ऑफ वगैरह करेंगे, तो जो भी प्रिस्क्राइब मैनर डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उस मैनर में डिस्पोज हो जाएगा। नॉट एट ऑल एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, बट ठीक है याद रहना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग होगा। और अगर लॉ के अकॉर्डिंग लॉ नहीं बोलता है कुछ तो प्रिस्क्राइब मैनर डिसाइड करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पे, दैट इज एडजुडिकेशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसे हम बोलते हैं एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन के साथ है अपील रिवीजन एंड देन आपका छोटा सा पार्ट ऑफेंस एंड पेनल्टी एंड योर चैप्टर विल बी ओवर। थोड़ी सी हिम्मत और। एडजुडिकेशन बोलते हैं अगर कोई भी आर्टिकल, सिक्योरिटी या फिर करेंसी आपने एक्ट को कॉन्ट्रावेन करके रिसीव की है, यू हैव कॉन्ट्रावेंट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और फिर कोई भी आर्टिकल, करेंसी या फिर सिक्योरिटी रिसीव कर रहे हो तो उसका हो जाएगा कॉन्फिस्केशन। उसका क्या हो जाएगा, कॉन्फिस्केशन। ये दिया है सेक्शन 28 में। सेक्शन 29 बोलता है कॉन्फिस्केशन विदाउट लिमिट कौन कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी करेंसी होगी, कितना भी क्या होगा, सिक्योरिटी होगी, आर्टिकल होगा, विदाउट लिमिट कॉन्फिस्केशन कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है। जिसके जुरिस्डिक्शन में है वो क्या कर देगा, सीजर ले लेगा, कॉन्फिस्केट कर लेगा, कोर्ट ऑफ सेशन विदाउट लिमिट। लेकिन अगर असिस्टेंट सेशन जज है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, वो क्या करेंगे, उनको कुछ लिमिट दी है, उतने लिमिट तक ही वो क्या कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं। तो असिस्टेंट सेशन ऑफ जज से नीचे का कोई पर्सन सीज नहीं कर सकता है। तो असिस्टेंट सेशन ऑफ जज के ऊपर या उस लिमिट का, उसी लेवल पे जो इंसान है वो सीज करेगा, और उनको लिमिट दी है 10 लाख की। 10 लाख से ऊपर ये सीज नहीं कर सकते। 10 लाख के ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन आएगा, और 10 लाख के नीचे असिस्टेंट सेशन ऑफ जज के, नॉट बिलो द लेवल ऑफ असिस्टेंट सेशन ऑफ जज, ये क्या करेंगे, कॉन्फिस्केशन, सीजर करेंगे आर्टिकल, सिक्योरिटी या फिर करेंसी का। यही आपका कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड सेक्शन। और ये लिमिट कहाँ दी है, ये रूल नंबर 19 लिमिट देता है। रूल नंबर 19 लिमिट बताता है कि नॉट एक्सीडिंग 10,000 असिस्टेंट सेशन ऑफ जज क्या कर सकता है, कॉन्फिस्केट कर सकता है। ख़त्म हो गया। अब आते हैं अपील रिवीजन पे। अपील रिवीजन का जो चैप्टर है, अपील रिवीजन का इसी में जो चैप्टर है, बोलते हैं अगर कोर्ट ऑफ सेशन से एग्रीव्ड हो गए तो कहाँ जाएंगे, कोर्ट ऑफ सेशन से एग्रीव्ड हो, हाई कोर्ट के पास जाओगे। और किसी ऑफिसर ने कोई क्या दिया है आपको, कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर वगैरह दे दिया है, जैसे हमारा यही असिस्टेंट सेशन जज या उसके अबाव का रैंकिंग का, तो आप जाओगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास। तो अगर ऑफिसर ऑर्डर देता है तो आप कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाओगे, कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डर देता है हाई कोर्ट के पास जाओगे। यहाँ पे बोलता है अपील कितने टाइम में करनी है, तो विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन टू पर्सन, जो पर्सन है उसको कम्युनिकेट कर दिया कि भाई देख इतना इतना कन्फिस्केशन ये होना है, तो जैसे ही ऑर्डर आपको कम्युनिकेट कर दिया उस पर्सन को, 1 month के अंदर जा सकते हो। एक्सटेंशन फर्दर 1 month का मिल सकता है, 1 month का और क्या मिल सकता है आपको, फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है। ये हो गया, हम कन्फिस्केशन के लिए जा रहे हैं। फिर बोलते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई ये तो पॉलिटिकल पार्टी के नेचर वाली है, या फिर क्या हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्या किया, सेक्शन 6 क्या था, सेक्शन 6 हमारा था कि पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, हॉस्पिटैलिटी रिसीव नहीं कर सकते। पर्टिकुलर क्या है, केसेस हैं जहाँ पे क्या बोला है कि आप क्या नहीं कर सकते, हॉस्पिटैलिटी
एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर सेक्शन नंबर 6 है रेस्ट्रिक्शन टू द एक्सेप्टेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी, या फिर क्या है हम वहाँ पे हमने मांगी थी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रही है, या फिर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है सर्टेन केस सर्कमस्टेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के अगेंस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा सकती है, सीधे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है तो सीधे हाई कोर्ट पहुँचेंगे। सीधे कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाने का टाइम कितना है? 60 डेज़। कोर्ट ऑफ सेशन में जाने का 1 महीना है, हाई कोर्ट में जाने का टाइम 60 डेज़ है। फर्दर एक्सटेंशन आपको कितने का मिल सकता है? 60 डेज़ का मिल सकता है। देन इसके बाद आता है हमारा क्या, हमारा सेक्शन आता है, ये हो गया अपील। अपील के बाद हमारा सेक्शन क्या होता है? हमारा सेक्शन आता है रिविज़न का। तो बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ओन मोशन और बाय एन एप्लीकेशन बाय द पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, या तो खुद या फिर सामने वाले पर्सन ने एप्लीकेशन दी है तो वो रिवीजन कर सकता है ऑर्डर का। तो बोलता है देखो, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन ओन मोशन रिवीजन करना है तो 1 साल के अंदर करना होगा, 1 साल के बाद खुद से रिवीजन नहीं कर सकते। इसका मतलब रिवीजन करने के लिए एप्लीकेशन कब जानी चाहिए? देखो, खुद से करना है तो 1 साल के अंदर कर लो सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर कोई पर्सन अप्लाई कर रहा है रिवीजन के लिए तो यहाँ पे एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर in question was communicated or date on which he otherwise came to know whichever is earlier। देखो यहाँ पे टाइम लिमिट, खुद से सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर रिवीजन करना है तो 1 साल के अंदर कर लो, लेकिन अगर कोई पर्सन जिसको या तो पता चला, आज मुझे पता चला कि भाई ये तो गलत था मेरे साथ, या फिर या आज मुझे क्या पता चला कि ये गलत है, या फिर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। देखो, डेट ऑफ ऑर्डर से 1 साल का टाइम इनके पास भी है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर इन क्वेश्चन वॉज कम्युनिकेटेड, या फिर व्हेन ही कम्स टू नो। तो अगर उसे पता चल जाता है, सपोज करो मैंने आज ऑर्डर दिया और 10 दिन बाद ही पता चल गया, तो 10 दिन बाद से 1 साल स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर ऑर्डर की डेट से 1 साल जो स्टार्ट हो गया है विच एवर इज़ अर्लियर तब तक इन्हें एप्लीकेशन कर देनी चाहिए। सफिशिएंट कॉज है, अगर सफिशिएंट कॉज है तो यहाँ पे एक्सपायरी हो जाएगी टाइम पीरियड की, उसके बाद भी क्या किया जा सकता है? एडमिट किया जा सकता है आपका केस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड है कि सफिशिएंट कॉज के रीज़न से आप क्या है प्रिवेंटेड थे इस एप्लीकेशन को करने से, तो बाद में भी एक्सपायरी के बाद भी वो एक्सेप्ट करेगी। अब ये नहीं लिखा कि कितने टाइम तक एक्सेप्ट कर सकती है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पे है कि अगर आपने टाइम से फाइलिंग नहीं की है कि भाई रिवीजन करवाना है, तो बाद में भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिवीजन के लिए ले सकती है इस ऑर्डर को। बट यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है कि कितने टाइम में एक्सपायरी हो गया टाइम पीरियड, उसके बाद कितने टाइम में ये रिवीजन के लिए ले सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ योर रिवीजन प्रोविज़न। और फिर वही चीज़, अगर इस रिवीजन प्रोविज़न के लिए आप अपील में चले गए हो तो इसका रिवीजन नहीं हो सकता। ये रिवीजन इसका मतलब तभी होगा या तो आपने आपका राइट ऑफ अपील छोड़ दिया है, या फिर अपील का टाइम एक्सपायर हुआ है। सेम लाइक डीटी में भी तो रिवीजन तभी होता है ना। देखो, म्यूचुअल रहता है 264, और आपके जो प्रोविजंस हैं वो क्या होते हैं? म्यूचुअल रहते हैं। या तो आप CIT ऑफ अपील के पास जाओ, या ITET के पास जाओ, या फिर यहाँ पे आओ CIT के पास आओ। तो वही बोल रहा है, अगर आपने अपील प्रेफर कर लिया है तो नहीं होगा रिवीजन, और रिवीजन अगर करना ही है तो अपना राइट ऑफ अपील छोड़ देना पड़ेगा, आपको वेव करना पड़ेगा, या फिर अपील का टाइम एक्सपायर होना चाहिए, तभी ये रिवीजन होगा। नाउ कमिंग ऑफेंस एंड पेनल्टी, इसी में ऑफेंस एंड पेनल्टी के लिए दिया है और सिंपल सा छोटे मोटे से प्रोविजंस है। बोलते हैं कि अगर आपने फॉल्स इंटीमेशन दिया, या फिर आपने क्या किया, फॉल्स इंटीमेशन दिया, या फिर प्रायर परमिशन या रजिस्ट्रेशन फ्रॉडलेंटली लिया, गलत चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन करके फ्रॉड वे में आपने रजिस्ट्रेशन लिया, इंटीमेशन गलत दे रहे हो जो आपको इंटीमेशन देना चाहिए था, या फिर क्या है आप रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से ले रहे हो फ्रॉड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके, तो आपको अब तो जेल में जाना पड़ेगा। कितने टाइम तक? 6 मंथ तक, और फाइन 6 मंथ की जेल हो सकती है, और फाइन और बोथ दोनों हो सकता है। फिर बोलते हैं अगर पर्सन
जिस पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर था कि भाई अब भी तुम रिसीव नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते, तो किसी पर्सन पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर था कि वो डिलीवर, ट्रांसफ़र, अदरवाइज डील नहीं कर सकता फॉरेन कंट्रीब्यूशन में। अगर वो डील कर लेता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर्स की हो सकती है, टू द एक्सटेंट 3 ईयर्स हो सकती है, और फाइन लग जाएगा। तो कोर्ट ट्राइंग सच कॉन्ट्रवेंशन, तो वो इम्पोज कर सकते हैं एडिशनल फाइन एंड पेनल्टी। तो पहला इम्प्रिजनमेंट क्या है, गलत रजिस्ट्रेशन लेने पे, गलत तरीके से या इंटीमेशन पे, तो सिर्फ अभी तो 6 महीने। फिर तुमने प्रोहिबिट किया है हमारे ऑर्डर को 3 साल। फिर इसके बाद हम सीधे तुम्हें 5 साल तक जेल में लेके जाएंगे अगर तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी को असिस्ट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो, whosoever accept or assist person, political party in accepting the foreign contribution in contravention to the provision of act। प्रोविजन ऑफ एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में किसी को भी एक्सेप्ट करवा रहे हो, चीज़ें हेल्प कर रहे हो, तो 5 साल के अंदर जेल में 5 साल के लिए जेल में जाना पड़ेगा, एज वेल एज फाइन और बोथ। 6 महीने, फिर 3 साल, फिर 5 साल, 6 महीने, 3 साल, 5 साल। फिर इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं क्या, अगर आप क्या करते हो, कोर्ट ट्राइंग अ पर्सन हु इन रिलेशन टू आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी वेदर इंडियन फॉरेन डज और ओमिट टू डू एन एक्ट वुड रेंडर सच आर्टिकल लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन। ऐसा कुछ काम करते हो कि वो जो सिक्योरिटी है आपके पास, आर्टिकल है, उसका कॉन्फिस्केशन हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो कि ये जो भी आपके पास आर्टिकल सिक्योरिटी है उसका कॉन्फिस्केशन हो जाएगा, तो ऐसे केस में बोलते हैं कि आपको फाइन लगेगा कितना, 5 टाइम्स, नॉट एक्सीडिंग 5 टाइम्स है, तो जितना भी वैल्यू है उस आर्टिकल वगैरह का, उसका 5 गुना का आपको फाइन लग जाएगा, या 1000 विच एवर इज़ मोर। ये याद रखना, कॉन्फिस्केशन वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फिस्केशन लाइबल हो गया, ऐसी कोई आर्टिकल में डीलिंग वगैरह कर दी कि कॉन्फिस्केट हो जाएगा, तो 5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू और 1000 विच एवर इज़ हायर कि आपको क्या लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। देन आपको बोला था फिक्रा अकाउंट खोलना, आपने अकाउंट ओपन ही नहीं किया, ठीक है, तो आप अगर क्या कर रहे हो, नहीं सॉरी, अगर कोई कहीं पे कोई सेपरेट पेनल्टी दे के ही नहीं रखी, whosoever fails to comply with any provision, और इसके लिए कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं दिए, कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं दिए, तो 1 साल तो क्या जाओ जेल में चले जाओ। मे एक्सटेंड लिखा है, मे एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 ईयर तक आप कहाँ जा सकते हो, जेल में जा सकते हो, फाइन और बोथ। तो मेन याद रखना क्या, कॉन्फिस्केशन 5 गुना वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू का, और 1000 विच एवर इज़ हायर, और कहीं कुछ नहीं दिया तो 1 साल का आपको जेल हो जाएगा। दूसरी बार फिर वही कारनामे, फिर से तुमने रिपीट किया, रिपीट ऑफेंडर हो, सेकेंड कन्विक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे बोलते हैं 5 साल, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आपने फिर से कोई चीज़ रिपीट किए हैं, तो अब आपने जब रिपीट किया तो अब 5 साल तक तो आप भूल जाओ कि आप कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हो। तो रिपीटेशन के केस में 5 years तक आपको प्रोहिबिट कर देंगे ये लोग कि अब आप कुछ भी कर लो, अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव ही नहीं कर पाओगे। फिर सेक्शन 39 आता है, कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट किया है, तो भाई कंपनी ने अगर डिफ़ॉल्ट किया है तो कंपनी तो डिफ़ॉल्ट में है ही, साथ में उसके डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर सब डिफ़ॉल्ट में रहेंगे। लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ड्यू डिलिजेंस था डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर इन लोगों का, और इन्हें नॉलेज में ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर ये ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट नहीं माने जाएंगे। फिर आपका लास्ट जो सेक्शन है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का, जो इजी सा है वो है कंपाउंडिंग अगर होती है आपके ऑफेंस की। अगर आपके ऑफेंस की क्या होती है कंपाउंडिंग की, भाई हमें जेल वेल में नहीं जाना, ले दे के केस को रफा दफा करो, तो यहाँ पे बोलते हैं कि कंपाउंडिंग अगर हो रही है तो कंपाउंडिंग कौन से ऑफेंस की होती है, तो बोलते हैं ऐसे ऑफेंस जो ओनली इम्प्रिजनमेंट वाले हैं, या फिर जिनका इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है, वो तो हम क्या नहीं कर सकते, कंपाउंड नहीं कर सकते। ओनली इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज जिसमें फ़ाइन लगेगा ही लगेगा, तो उसको तो कंपाउंडिंग हम कर नहीं सकते। इसका मतलब इम्प्रिजनमेंट और फाइन वाले, इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ वाले, उसका हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं। दूसरा, कंपाउंडिंग के बाद आप क्या करना है, विद इन 3 years आपने वही काम रिपीट कर लिया, तो अब उस वाले चीज़ की कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। तो बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अगर हुआ है और विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years,
आप फिर सिमिलर ऑफेंस करते हो तो फिर से उस वो वाले जो नया ऑफेंस आपने किया तो अब उसकी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती, तो उसकी क्या नहीं होगी, कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी। फिर आगे बोलते हैं वेयर एन ऑफेंस हैव बीन कंपाउंडेड बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन। अगर कंपाउंडिंग हो चुका है तो अब प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि अब आपके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। सो दिस एंटायरली कवर्स योर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ये पूरी की पूरी एक एक चीज़ मॉड्यूल की है, वेदर इट इज़ पामला, वेदर इट इज़ योर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, वेदर इट इज़ योर आर्बिट्रेशन, सब कुछ मॉड्यूल से है। सो बी स्ट्रेस फ्री, एक बार सुनो, जो बुक हो ना आपके पास, जो भी बुक हो उससे रीड करो और क्वेश्चंस पे फोकस करो, क्योंकि लिख के क्वेश्चन ही आने हैं। अगर क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाए तो इतना मेहनत जो आप कर रहे हो ना रॉन्ग डायरेक्शन में है। अब वो टाइम है कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको पिक करना स्टार्ट करो। सो ऑल द बेस्ट, दिस कंप्लीट्स आवर फिक्रा। आज का हमारा पामला हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, फिक्रा हो गया। बहुत जल्दी मैं फेमा भी लेके आऊँगी, 1-2 दिन का मुझे टाइम चाहिए, उसे कंप्लीट करने में प्रॉपरली टाइम लगेगा मुझे। तो फेमा भी आ जाएगा, IBC भी आ जाएगा एंड सेबी LODR सब कुछ होगा। तो जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड डू वेल। थैंक यू।